भारत के राष्ट्रपति का पद क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है या फिर ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस पद को अनुभव, संतुलन और संवैधानिक मर्यादा का एक जीता जागता प्रतीक बना दिया। भारतीय राजनीति में प्रणब मुखर्जी को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम मिला हुआ था, मिस्टर फिक्स-इट। ये नाम उनकी उस कमाल की काबिलियत को दिखाता था जिससे वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक या प्रशासनिक पहेली को सुलझा देते थे। और यही तजुर्बा, यही हुनर वो अपने साथ राष्ट्रपति भवन में भी लेकर आए। देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले उनका पॉलिटिकल करियर दशकों के अनुभव से भरा हुआ था। सोचिए, वित्त, रक्षा, विदेश, कितने ही बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले, संसद के दोनों सदनों को लीड किया। यूपीए सरकार के तो वो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते थे। तो ये जो एक गहरी प्रशासनिक और राजनीतिक समझ थी, वही वो 2012 में राष्ट्रपति भवन लेकर आए थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपनी भूमिका निभाई कैसे। उन्होंने खुद को एक इंस्टीट्यूशनल गार्डियन, मतलब एक संस्थागत संरक्षक के रूप में देखा। आइए समझते हैं कि असल में इसका मतलब क्या था। उन्होंने राष्ट्रपति पद को सिर्फ एक रबर स्टैंप या औपचारिक पद नहीं माना, नहीं, बल्कि इसे सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक बैलेंस बनाने वाला जरूरी सेंटर बना दिया। उनका पूरा कार्यकाल एक तरह से संवैधानिक अनुशासन की एक मिसाल बन गया। लेकिन ये संवैधानिक अनुशासन सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। उन्होंने इसे अपने काम में कैसे उतारा, चलिए कुछ बहुत ही मजबूत उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है अध्यादेशों यानी ऑर्डिनेंसेस पर उनका नपातुला रवैया। देखिए, ऑर्डिनेंस सरकार को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है बिना संसद के कानून बनाने की। जाहिर है, इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब वो कानून बना सकते हैं। लेकिन ये एक इमरजेंसी पावर है, कोई रूटीन का रास्ता नहीं। और प्रणब मुखर्जी ने इसी संवैधानिक अनुशासन को बनाए रखा। जब भी सरकारें गैर जरूरी अध्यादेश भेजती थीं तो वो उन पर सवाल उठाते थे। वो सिर्फ उन्हीं ऑर्डिनेंस को मंजूरी देते थे जिनकी सच में कोई संवैधानिक जरूरत होती थी। इस तरह उन्होंने ये पक्का किया कि कानून बनाने का जो मुख्य काम है वो संसद में ही हो, ना कि एग्जीक्यूटिव के हाथों में। अब अध्यादेशों की ही तरह उनका दूसरा बड़ा योगदान था विधेयकों यानी बिल्स पर उनकी एक्टिव निगरानी। संविधान का आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो संसद से पास हुए किसी भी बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर उसे दोबारा सोचने के लिए वापस संसद को भेज सकते हैं। प्रणब मुखर्जी ने इस पावर का बहुत ही प्रभावी इस्तेमाल किया। उन्होंने कई बिल्स को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी कानून बन रहा है वो संवैधानिक तौर पर मजबूत हो। अगर उन्हें किसी कानून में कोई कन्फ्यूजन या अस्पष्टता दिखती तो वो उस पर साइन करने से बचते थे। इससे राष्ट्रपति की विधायी निगरानी की भूमिका को एक नई ताकत मिली। तीसरा और शायद सबसे नाजुक मामला था राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आर्टिकल 356 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय रहा है। इस बहुत ही संवेदनशील मामले पर प्रणब मुखर्जी ने गजब का संतुलन दिखाया। उन्होंने हमेशा ये माना कि राष्ट्रपति शासन लगाना आखिरी, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ इस पावर के गलत इस्तेमाल को रोका, बल्कि भारत के संघीय ढांचे का भी पूरा सम्मान किया, जहां राज्यों की अपनी स्वायत्तता बहुत जरूरी है। उनका जो असर था वो सिर्फ इन 3 दायरों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को मजबूत करने पर भी बहुत जोर दिया। वो हमेशा संसद की सर्वोच्चता की बात करते थे, न्यायपालिका की आज़ादी का सम्मान करते थे और खास तौर पे युवाओं को हमेशा कहते थे कि संविधान पढ़ो। उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं था, बल्कि वो इसे संवाद की एक निरंतर प्रक्रिया मानते थे। तो इन सभी कामों का, उनके कार्यकाल का राष्ट्रपति पद पर एक स्थायी प्रभाव क्या पड़ा? आइए उनकी विरासत को एक नज़र में समझते हैं। अगर उनके कार्यकाल का सार निकालें तो कुछ ऐसा होगा। उन्होंने राष्ट्रपति पद को एक अनुभवी संरक्षक की भूमिका दी, अध्यादेशों के मामले में संयम और अनुशासन सिखाया,
विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजने की परंपरा को मजबूत किया, संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखा और संसद की गरिमा को हमेशा ऊपर रखा। यही उनकी स्थायी विरासत है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के अंत में चलते हैं और उनकी विरासत को समझते हैं। 31 अगस्त 2020 को एक अनुभवी राजनेता और एक महान संवैधानिक विचारक प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हमारा मार्गदर्शन करती है। और आखिर में उनकी विरासत को अगर एक लाइन में कहना हो तो ये लाइन सबसे सटीक है। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद को अनुभव, संतुलन और संवैधानिक अनुशासन का एक मजबूत स्तंभ बनाया। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या राष्ट्रपति की भूमिका वाकई सिर्फ प्रतीकात्मक है या फिर ये हमारे संवैधानिक संतुलन की असली धुरी है? सोचेगा जरूर।